Ever drawn a line without lifting your pen? That's what continuity is all about. A function that flows smooth without jumps or breaks. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 5 of class 12, that is continuity and differentiability. So today we are going to cover the first topic, that is continuity. तो यहाँ से हमारा जो ऑफिशियल कैलकुलस वाला पार्ट है क्लास 12 का वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन, फिर इसी का सब पार्ट में हम एरिया ऑफ कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारा अभी लॉन्ग प्रोसेस में कैलकुलस चलता जाएगा और यही आपका जो है मेजर पार्ट है रिगार्डिंग द कंसर्न ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अभी तक जितना आपने 11th 12th में जो भी कंबाइंड पढ़ा है वो एक एक कंसेप्ट यहाँ पे काम आएंगे। तो आराम से एक एक चीज़ों को हम कवर करेंगे इन डिटेल और देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमको डील करना है। तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है। तो मेरे जैसे इंट्रो में मैंने आपको बताया कि कभी आपने बिना अपनी पेन को लिफ्ट किए हुए कोई लाइन बनाई है क्या, बस उतना ही कंटिन्यूटी है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास मैथमेटिकली कुछ तरीके हैं और ये ग्राफिकल वाला जो मैंने इंट्रो में बताया, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, वो भी है कि आप किसी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कवर किए हैं तो हमको पता है साइन एक्स का साइनोसॉइडल वेव टाइप ग्राफ बनता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो। तो उसमें क्या है, हम अगर एक पेन को उठाएं और ये इसका आप पेन के टिप को देखना तो ये देखो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, हमको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जो ऐसे ग्राफ होते हैं ये नेचर ही हमको बता देता है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं हम मैथमेटिकली और ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम बेसिकली बहुत सारी चीजें करेंगे। जैसे आज तो हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ेंगे और फिर रिलेशन पढ़ेंगे उनके बीच का। वी विल ऑल्सो लर्न द डिफरेंशिएशंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो डिफरेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, यहाँ पे इन डिटेल पढ़ेंगे। फर्दर वी इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ फंक्शंस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ इस तरीके के, ठीक है। These functions lead to powerful techniques of differentiation, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक चीज फील करवाई थी, अगर आप हमारे प्रीवियस सेशन की वीडियो देखोगे, कि इंटीग्रेशन आपका एरिया देता है और जो डिफरेंशिएशन है आपका वो क्या देता है, स्लोप। तो आगे भी हम इस चीजों को और जब हम कवर करते जाएंगे तो क्लियरिटी आएगी। We illustrate certain geometrically obvious conditions through differential calculus. तो देखो कैलकुलस भी दो पार्ट है, एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है आपको और एक डिफरेंशियल होता है। तो अभी हम कैलकुलस का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज इन डिफरेंशियल कैलकुलस। इन दिस प्रोसेस वी विल लर्न सम फंडामेंटल थ्योरम्स इन दिस एरिया। तो देखो कौन कौन से थ्योरम है, बहुत आसान है, बस ये है कि आपको कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। कैलकुलस जब भी आप डील करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल है। इसका ईजिएस्ट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ पे हमको 4-5 मेथड्स होते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो जब जो आएगा हम डील करेंगे। तो अभी हम पहले डेफिनेशन 1 समझते हैं, दैट इज सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज कंटिन्यूअस एट c if। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको मैथमेटिकली मतलब कुछ समझ नहीं आया, बस इतना समझो आप कि कोई कर्व है, जैसे मॉड एक्स का मेरा फेवरेट, तो वही हम लेते जाते, इसको आप ड्रॉ करोगे ऐसे ही बनेगा। तो कोई सी पॉइंट की बात हो रही है ऑफ द फंक्शन, ये कोई रियल नंबर्स में हमारी डोमेन है, मतलब कि कोई भी नंबर रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो अगर सी वाला ही मेरा पॉइंट है ओरिजिन का, तो उसकी कहानी में देखो, उसकी कंटिन्यूटी मेरे को निकालनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, लिमिट लगानी पड़ती है। अब लिमिट हम 11 में पढ़ आए हैं। लिमिट में देखो क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे दिक्कत आए, यानी कि कर्व का नेचर चेंज हो सकता है उन पॉइंट्स में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो कोई नेचर चेंज नहीं होगा, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं सारे पॉइंट में कंटिन्यूअस पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इससे भी आप पूरे कर्व में देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कंटिन्यूअस तो है ही। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे 0 वाले पॉइंट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कर्व इस तरह से मूव कर रहा है और इधर ऐसा मूव कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे हमको कुछ दिक्कत समझ में आ रही है, दैट आर नोन एज पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, और उनपे ही हम ये लिमिट लगा के चेक करते ही कंटिन्यूअस है फंक्शन की नहीं। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, एक हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट जाते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर। जैसे 2 की मैं बात करूं, अगर 2 मेरा कंसर्न पॉइंट है नंबर लाइन में, तो मैं 2 से 1.9 की तरफ जब जाऊंगा, स्लाइटली जाना मेरे को 1.99 की तरफ,
तो वो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। और अगर मैं 2 से 2.1 की तरफ जाऊंगा, स्लाइटली जस्ट हल्का सा आगे जाना आपको, या फिर आप ऐसे समझो कि 2.0001, तो वो मेरी राइट हैंड लिमिट होती है। और एट 2 यानी कि एग्जैक्ट 2 पे, जैसे यहाँ पे सी हमारा 0, उस पे वैल्यू क्या है, तो मैं कंटिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट डिफाइन करने के लिए क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूँ कि फंक्शन से जरा लेफ्ट जाऊंगा और जरा सा राइट जाऊंगा, और एट द पॉइंट मैं तीनों वैल्यूज को इक्वेट करके देखता हूँ। अगर वो तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो मेरा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये कहानी होती है हमारी कंटिन्यूटी की, और यही आपका ये थ्योरम बता रहा है। मोर इलेबोरेटली, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, जो मैंने बताया राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी क्यों बोला, क्योंकि वही कंसर्न वाला पॉइंट है, बाकी सब तो देखो है ही कंटिन्यूअस, एंड इक्वल टू ईच अदर, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट must be equal to right hand limit and must be equal to the value of function at that point, यानी कि at x is equal to c पे ये तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, तब हमारी कंटिन्यूटी होगी। ठीक है, रिकॉल करिए जो हमने पढ़ा 11th में चैप्टर रहता है लिमिट्स, तो अगर ये कोइंसाइड होती हैं तीनों वैल्यूज, देन वी से द लिमिट ऑफ द फंक्शन at x equal to c exists, and hence we may also rephrase the definition of the continuity as follows। अब इन सब चीजों को क्लब करके डेफिनेशन क्या बनेगी, a function is continuous at x is equal to c if the function is defined at x is equal to c। सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए फंक्शन at c। देखो c हमारा इस केस में मॉड ग्राफ में क्या है, 0, तो देखो 0 पे डिफाइंड है फंक्शन, बिल्कुल है, क्योंकि आपका fx क्या है, fx है हमारा मॉड x, तो देखो एट 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। देखो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, तो हमारा पहले तो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए एट c एंड इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन के बराबर भी होनी चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं इसकी निकालूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं क्या करूंगा, x को अप्रोच करूंगा टूवर्ड्स -0 की तरफ, तो देखो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मॉड इसको कैसे खोल देगा, प्लस के साथ खोल देगा। ठीक है, लेस वैल्यू आएगी और x की वैल्यू फिर डालोगे तो 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट आएगी तो 0 से पॉजिटिव तरफ, तो पॉजिटिव है तो मॉड x कैसा पॉजिटिव ही खुल जाएगा, यहाँ पे सॉरी खुलेगा -x टाइम्स, लेकिन 0 वैल्यू है तो इक्वेट हो जाएगी। और x पे आप चेक करो, अगर पॉजिटिव है तो मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव ही खुलेगा, और 0 पे फिर x पे मतलब वैल्यू किस पे चेक करना है, 0 पे, 0 रखोगे तो फिर 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू 0 आ रही, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो इफ f इज नॉट कंटिन्यूअस वी से दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस। अगर नहीं है ये वैल्यूज इक्वल तो हम सिंपली क्या बोल देते हैं, इट इज डिसकंटिन्यूअस, एंड उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, इसमें प्रॉब्लम्स ही करना है आपको, ये सब थ्योरेटिकल चीजों में आप सीख ही नहीं पाओगे जितना आपको प्रॉब्लम सिखाएंगी, तो हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर में। प्रॉब्लम से हमको समझ में आता है कंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है, और अगर उस पॉइंट पे नहीं है, अगर सपोज x इज इक्वल टू c पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाउ नेक्स्ट जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या है, ये तो मैथमेटिकल चीज हो गई। अब जो मैंने इंट्रो में बताया था कि विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, देखो ये वाला ग्राफ बनाओगे तो विदाउट लिफ्टिंग योर पेन बन गया, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जो नीला वाला कोई कर्व है उसमें देखो यहाँ बनाया फिर उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ फिर उठा के यहाँ, तो ये दूसरा फंक्शन क्या है, इट इज डिसकंटिन्यूअस कर्व fy, और fx क्या है, मेरा कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि विदाउट लिफ्टिंग माई पेन आई कैन ड्रॉ द ग्राफ। अब इसमें आप देखो कोई ग्राफ है अगर कोई फंक्शन का, तो यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, फिर उठाना पड़ा पेन और फिर ऐसे गया, तो इस केस में भी क्या है, ये इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप जस्ट मियरली बाय चेकिंग द नेचर ऑफ द कर्व कि उसको ड्रॉ करने में हमको कैसा कर्व बन रहा है, आप बता सकते हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मॉड x वाला ही मैंने उठा लिया एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था ग्राफिकली, कि अगर ग्राफिकली मैं बनाऊं मॉड x का ग्राफ तो ऐसा बनाऊंगा। तो देखो पेन मेरा उठा नहीं, यहाँ पे कॉर्नर आए, जब कॉर्नर आते हैं ना तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो मॉड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, लेकिन वो हम आगे डील करेंगे। कंटिन्यूअस क्या है, बस पेन नहीं उठना चाहिए। देखो पेन उठा नहीं उठा, तो हमको डेफिनेशन से पता है कि मॉड x क्या है, कंटिन्यूअस। हम मैथमेटिकली कर लेते हैं। तो देखो fx डिफाइन करोगे तो क्या आएगा, -x खुलेगा। क्यों खुलेगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 जो मैंने आपको समझाया था, और x खुलेगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो देखो फंक्शन डिफाइंड f ऑफ 0 बिल्कुल है, 0 डालोगे तो 0 वैल्यू आ रही है, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आ रही है 0 पे, तो भाई एग्जिस्ट कर रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड तरफ जाओगे तो 0 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या खुलेगी, fx की -x खुलेगी, हमको पता है। और 0 डाल दोगे x की जगह तो 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, x को अप्रोच करोगे टुवर्ड्स
पॉजिटिव साइड ऑफ जीरो। तो पॉजिटिव साइड करोगे तो मॉड एक्स का कोई काम नहीं, पॉजिटिव वैल्यू तो मॉड एक्स एक्स की तरह ही खुलेगा, तो एक्स आ जाएगा, और फिर जीरो एक्स की वैल्यू डाल दोगे फंक्शन की एट दैट पॉइंट, तो जीरो आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड हो रही है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फंक्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम कर लेते हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमको चेक करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू डालो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि भाई चलो फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा है, पहली कंडीशन मीट खा रही है। लेकिन देखो जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल दिख रहा है हमको, क्यूबिक इक्वेशन है, और किससे गिवन है, इससे। तो हम देखो एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो पे वैल्यू डालें, देन एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स क्यूब प्लस 3, यानी कि 3 वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट कोइंसाइड विद एफ ऑफ जीरो, यानी कि एट दैट पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं हो रही, किससे, एट द फंक्शन, एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन, एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन जब जीरो बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट, अब कोई भी आप निकालो, क्योंकि हमको देखो दोनों कंडीशन नहीं दी है कि ग्रेटर देन जीरो के बाद, बस ये दिया कि नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम किसी में भी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो यही आएगा 3। तो देखो इक्वल नहीं आएगा, हम ये कह सकते हैं कि दिस मे बी नोटेड दैट x इक्वल टू जीरो इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन। इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, क्योंकि क्यूबिक का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो वो भी कंटिन्यूअस ही बनेगा, ठीक है। तो इससे भी आप देख सकते हो, जैसे क्यूब का बनाओगे तो क्या आएगा, देखो ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका, दोनों में ड्रॉ करो, x को 1 रखो, y क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। x को 2 रखो, y क्या आएगा, 8 आएगा। x को 3 रखो, y क्या आएगा, 3 क्यूब 27 आएगा। तो ऐसा कुछ बनेगा आपका क्यूबिक, ठीक है। जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, तो यानी कि यहाँ पे जीरो पे मर्ज करता वो बनेगा। अगर मैं एग्जैक्ट बनाऊं पॉलिनोमियल का तो कैसा बनेगा, ऐसा। और माइनस वैल्यूज भी आप लोगे तो माइनस भी आ जाएंगी, तो यहाँ पे भी बन जाएगा कर्व, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो दिख रहा है हमको कंटिन्यूअस है, बस एक्स पे नहीं है। नाउ नेक्स्ट चेक पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन, मतलब f is equal to k is a continuous function। तो देखो फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स एंड बाय डेफिनेशन इट्स वैल्यू एट एनी रियल नंबर्स इक्वल टू k, यानी कि इसका कहने का मतलब है fx इज इक्वल टू k टाइप का, तो आप कुछ भी x की वैल्यू डालो आएगा k ही, ठीक है। तो c भी यानी रियल नंबर, तो अगर x इज इक्वल टू c पे हम अप्रोच करें तो भी वैल्यू क्या आएगी, k आएगी। मतलब किसी पे भी आपकी वैल्यू आप चेक करोगे राइट हैंड लिमिट डेफिनेट k के बराबर ही आएगी, क्यों, क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो एट फंक्शन भी k ही आएगी, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी किसके बराबर आएंगी, k के बराबर आएंगे, और fx भी आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या हो गया कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर। नाउ अभी तक हम जो भी कर रहे थे ना, ध्यान समझना, हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि हमने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, जीरो पे क्या दिक्कत आ रही थी वो चेक करी, अब हम फंक्शन की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो फंक्शन में क्या बदल जाएगा, कुछ भी नहीं। और रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इफ इट इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट। तो हम क्यों कर रहे थे एट द पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पे दिक्कत थी, बाकी में तो पूरी कंटिन्यूटी हो रही थी, बस ये कंसर्न पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे कि वैल्यू जीरो की इधर उधर ना आए। तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अब सारे पॉइंट पे, यहाँ पे तो था ही कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी होगा, तो फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा डोमेन एफ में। सो दैट डेफिनेशन रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ इलैबोरेशन, लाइक if f is a function defined on a closed interval a b, then for f to be continuous it needs to be continuous at every point in a and b। तो अगर ये डिफाइंड है a closed bracket b, यानी कि a और b भी इंक्लूडेड है, तो a और b पे भी इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है। कि सपोज ये आपको रेंज दे दी 5 से 10, तो 6 7 8 9 पे तो इक्वल होना ही चाहिए कर्व, मतलब कंटिन्यूअस, और 5 और 10 में भी होना चाहिए। अगर सपोज ओपन होता तो 5 में ना भी हो तो चलेगा, लेकिन 10 पे तो होना ही पड़ेगा। तो इंक्लूड हो जाते हैं इसमें क्या, एंड पॉइंट्स। तो कंटिन्यूटी ऑफ f एट a मींस fx वुड बी इक्वल टू f ऑफ a, एंड कंटिन्यूटी ऑफ b मींस लिमिट x मूविंग b माइनस। तो देखो ये हो क्यों रहा है, a प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट इस वाली लिमिट को देखें तो इससे आगे हमको चेक करना है ना कंटिन्यूअस हो, तो 5 प्लस में करना है, लेकिन यहाँ पे क्या चेक करना है, 10 माइनस इसके अंदर कंटिन्यूअस हो और उस पॉइंट पे भी हो। तो देखो इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये जो लिमिट्स दिखा रहे हैं इसमें हमको 5 के आगे जाना है और 10 से पीछे वाले, 10 और 10 से पीछे वाले। तो इस तरीके से हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन लिखते हैं। अब कुछ नहीं है,
मैंने बताया ना, प्रॉब्लम्स आप इसमें जितनी करोगे, मैंने न्यूमरस प्रॉब्लम्स डाल दी इसमें, आपको ये पढ़ना है, बुक में एक्सरसाइज लगानी है, एग्जाम्पल्स करने हो जाएगा। तो मैंने न्यूमरस प्रॉब्लम्स डाल रखी क्योंकि आपको इसमें मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट से कुछ समझ नहीं आएगा। आप जितने प्रॉब्लम्स करोगे उतना समझ। अब देखो सेम हमारा मॉड एक्स का जो कंटिन्यूअस है, क्यों मैं सेम रखा हूँ, ताकि आपको इजीली आप समझ पाओ। हमने क्या किया था, पॉइंट पे देख ली थी कंटिन्यूटी कि मॉड एक्स किस पे कंटिन्यूअस था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे था। अब हमको चेक करना है कि फंक्शन पूरा पूरा है कि नहीं। तो देखो एफ एक्स देखो ऐसे ही डिफाइन होगा, लेस देन 0 होगा तो माइनस साइन के साथ खुल जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, दैट इज एक्स। सो बाय एग्जाम्पल 3 जो हमने किया है, एग्जाम्पल 3 मैंने उसको बोल दिया वो 1 है हमारे में। बाय एग्जाम्पल 1 हमको क्या पता है, दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमको पता है कि एट दैट पॉइंट 0 पे वो कंटिन्यूअस है। कैसे पता है सर? ऐसे पता है हमको, हमने ये डिफाइन करके पूरी कहानी लिखी थी, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट चेक किया था, तो हमको निकल के आया था कि तीनों इक्वल है। तो हमको पता है कि 0 पे भाई है कंटिन्यूअस वो, ठीक है। तो लेट ए बी अ रियल नंबर सच दैट सी इज लेस देन 0, देन एफ सी क्या होगा, अगर इससे लेस है सी से, यानी कि 0 के, देखो इधर जा रहा है ग्राफ, तो क्या होगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा मॉड, तो माइनस सी खुलेगा, पता है हमको। तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम, मैंने अभी आपको बताया फंक्शन के लिए क्या करना है, एंड्स पे चेक करना है, माइनस पे भी और प्लस पे भी। तो माइनस 0 से खुलेगा, तो अगर सी डालेंगे 0 की जगह तो माइनस सी खुलेगा, ठीक है। तो सिंस लिमिट x बिलोंगिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू सी, अब देखो फंक्शन डिफाइंड है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, एफ एक्स क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स निकल के आएगा, हमको पता है। और c डालोगे तो वो भी क्या निकल के आएगा, माइनस सी, और फंक्शन वैल्यू एट सी क्या आएगी, माइनस। देखो दोनों मैच खा रही। अब इसमें आप ये मेरे को बोलोगे कि सर हमने अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं देखी, नहीं देखनी है, क्यों, क्योंकि हमको देखनी उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे इक्वालिटी आए, मतलब जहाँ पे दिक्कत वाली चीजें हो। यहाँ पे तो हमको पता है कि लेस देन 0 पे फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स होगा। हम चेक किस पॉइंट पे करते हैं, 0 पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इक्वल टू साइन है यहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 पे भी वही वैल्यू है और ग्रेटर देन भी, तब हमको दिक्कत होती है, तब हम दोनों पॉइंट्स पे चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, नेचर हमको पता है, तो हमने टेक चेक किया फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू, यानी कि उस पॉइंट पे वैल्यू भी सेम है, तो हम क्या बोल देंगे कि कंटिन्यूअस है इस लिमिट के लिए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे x प्लस सी में। तो देखो ग्रेटर देन 0 के लिए हमको पता है एफ एक्स किसके बराबर आ जाता है, x के बराबर आ जाता है, तो हम x लिख देंगे। लेकिन उस पॉइंट पे अगर c पॉइंट पे मैं देखूं, अब c पॉइंट आप ये मत कंफ्यूज होना कि यही चल रहा है, c दोनों में इक्वल है, c हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट माना है, इसको आप कुछ भी x y z बोल सकते हो। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, उसी के बराबर आएगा, यानी कि c के बराबर ही फंक्शन। तो फिर से देखो एट एक्स इज इक्वल टू सी, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है c, और लिमिट की वैल्यू क्या आएगी c। तो हमको पता है सिंस लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू सी इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट। तो हमने क्या किया, लिमिट्स ब्रेक कर ली, और तीनों पॉइंट ऑफ कंसर्न तीनों थे, आप ये ध्यान से समझ लेना, 0 भी था और लेफ्ट हैंड साइड भी था, राइट हैंड साइड भी था। तो ग्राफ अगर मैं पूरा एक बार आपको ना ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, तो देखो कंसर्न क्या क्या थे पॉइंट्स के, ऐसा मेरा फंक्शन था, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं मॉड एक्स, तो कंसर्न कहाँ कहाँ था, एक लेफ्ट हैंड साइड में नेचर है, एक राइट हैंड साइड में। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन को लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन कैसे खुलेगा, माइनस एक्स, तो एट सी पॉइंट पे फंक्शन क्या खुलेगा, माइनस सी, और फंक्शन की वैल्यू अगर सी पे डालोगे तो अगेन माइनस सी, मैच खाएगी, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और क्यों लिमिट वाली चीज नहीं लाई, क्योंकि कोई भी दिक्कत है ही नहीं, पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है नेचर में, ये इस तरफ ही मूव कर रहा है ग्राफ, अगर आप देखो तो इस तरफ पे लीनियरली वेरी कर रहा है, और इधर पे भी इस तरफ इंक्रीजिंग लीनियरली वेरी कर रहा है दोनों। तो इस पे मैंने क्या किया, अब इधर नेचर में को पता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या खुलेगा, एक्स के बराबर, तो एट सी पे क्या आएगा सी, और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी सी, यानी कि राइट हैंड साइड पे भी क्या है हमारा कंटिन्यूअस, और 0 पे तो हम प्रूव करके आए। यहाँ पे दिक्कत थी, शार्प कॉर्नर था, तो हमने वहां पे भी चेक किया था, तो इससे हमको क्या पता चल गया, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल। तो अब देखो केस तीनों इक्वल टू 0 पे क्या है, स्विचिंग पॉइंट है, मिक्स है, माइनस एक्स भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों में चेक किया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये समरी कोई नहीं बताएगा आपको, तो डिफरेंट हमने रूल्स लगाए लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ऊपर करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि रीजन एक तरीके का है, लेस देन 0 में ऐसा नेचर है, ग्रेटर देन 0 में ऐसा नेचर, तो हमको लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम फंक्शन रूल अप्लाई हो रहा है बोथ साइड। सो दिस समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इससे आपको क्लियरिटी आ रही है कि भाई कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या मतलब होता है, और फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। तो ये दोनों जो आ रही है ना आपकी, इट इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एंड दिस इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ
पॉइंट, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन के क्या होना चाहिए, सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में भी होना चाहिए और फंक्शन तो होना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं और प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन आ गया। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 पे इतना और ग्रेटर देन 1 पे, अब देखो सब आपका क्लियर हो जाएगा, केस बनाते जाते हो करते जाते हैं। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन, हमको दिख रहा है। आप कोई भी वैल्यू डालोगे, लेस देन इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू आएगी और ग्रेटर देन 1 पे भी आएगी, तो डिफाइन तो है भाई। अब केस 1 रखते हैं, जब कोई पॉइंट सी लेते हैं लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में आपको दिख रहा है कि x प्लस 2 आएगी, यानी कि c प्लस 2। देयरफॉर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन c पे c प्लस 2। और अगर लिमिट लगाएं तो अगर x क्या है, लेस देन 1 है, तो फंक्शन क्या आएगा x प्लस 2 और c पे वैल्यू क्या आएगी c प्लस 2। तो हमको क्या दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है, फंक्शन की भी और एफ एक्स की वैल्यू एट c पे, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1। समझ में आया सिमिलर कंसेप्ट। अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली, क्योंकि दिक्कत कहाँ पे होगी, एट 1 पे होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल वाली जहाँ पे भी दिक्कत आएगी ना, वहां पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी, तो 1 पे तो हमको चेक करनी पड़ेगी, इक्वल आ रहा है। अब केस 2 पहले सिंपल वाले का, ग्रेटर देन 1 में देखो, ग्रेटर देन 1 में अगेन c माइनस 2 आ जाएगा, c माइनस 2 आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू c पे, लिमिट लगाओ, जरा सा आगे जाओ 1 से, तो अभी वैल्यू क्या आएगी x माइनस 2, c डाल दो, अगेन एफ सी, तो हमको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ग्रेटर देन 1। अब केस 3 में आ जाते हैं एग्जैक्ट 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि मतलब 1 से ज्यादा कम, 1 से ज्यादा कम में वैल्यू आएगी x प्लस 2, तो यहां लिख दूंगा मैं x प्लस 2, और फिर 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो 1 डालूंगा, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी, यानी कि 1 से थोड़ा ज्यादा, तो 1 प्लस से डिनोट कर दिया, 1 माइनस से, तो लिमिट फिर से लगाऊंगा x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव में हमको क्या दे रखी है, दैट इज फंक्शन इज डिफाइंड एज x माइनस 2, तो ये वाली वैल्यूज निकल के आएगी जब x कहाँ टेंड करेगा, ग्रेटर देन 1 में, तो यहाँ मैं x माइनस 2 लिख दूंगा। अब जैसे c आ रहा था ना, एग्जैक्ट नंबर हमको पता है, c की वैल्यू पता है 1 है, तो मैं 1 लिख दूंगा, तो 1 माइनस 2 तो क्या आ जाएगी -1। अब आप क्लियरली देख सकते हो भाई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरी राइट हैंड लिमिट क्या है, कोइंसाइड नहीं हो रही है, दैट इज इट इज, इससे क्या हमको कंक्लूजन है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, और यही क्या है हमारी ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे में कंटिन्यूअस आ रहा है फंक्शन और राइट में पूरे में, लेकिन पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं। तो आप इसका ग्राफ जब बनाओगे ना, देखो कैसे बनेगा ग्राफ, आप पहले ये वाले का बना लो x प्लस 2 का, तो आप y को लिखोगे x प्लस 2, ठीक है, तो x को क्या रखो आप पहले 1 रखो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो ये वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, x को रखो -2, तो y क्या आ जाएगा 0, तो देखो ये ग्राफ आप बना सकते हो। इन द सेम मैनर x माइनस 2 का ही बना सकते हो, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ओपन यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि 1 पे, इस पे ये भी आपको समझना है कि मैंने ओपन और क्लोज क्यों रखा है। देखो y इज इक्वल टू x प्लस 2 का जब मैंने ग्राफ बनाया, तो मेरे को पता है x प्लस 2 में इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, इसको डॉटेड बना दिया, और यहाँ पे क्या करना है, ओपन ब्रैकेट टाइप का ओपन सर्कल बनाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाले फंक्शन के लिए दैट इज x माइनस 2 के लिए क्या है, 1 मेरा इंक्लूडेड नहीं है। अब आप ग्राफ भी बनाते हैं तो देखो x प्लस 2 का ऐसे बना देते हैं और x माइनस 2 का ऐसे, तो देखो ग्राफ बनाने में आपको पेन उठाना पड़ रहा है, तो इसी से पता चल रहा था कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे, कमेंट करो, 1 पे नहीं है, लेकिन वैसे फंक्शन चेक करोगे तो कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ को बनाने में पेन नहीं उठ रहा, इस ग्राफ बनाने में पेन नहीं उठ रहा, तो अलग अलग इंटरवल में कंटिन्यूअस है, लेकिन एक साथ पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि फुल कंटिन्यूअस होने के लिए पॉइंट्स पे भी और अलग अलग रेंज में भी होना चाहिए था। नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x if x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड if x इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। तो हमको देखो क्लियरली द फंक्शन एट एवरी डिफाइंड रियल नंबर, क्यों, क्योंकि वैल्यू डालोगे fx 1 डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 2 आएगा, x स्क्वायर में भी डालोगे 1 आएगा, 2 डालोगे 4 आएगा, तो मतलब डिफाइंड है। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन, हमने ग्राफ भी आगे बना रखा है इसका, ये है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे वाला जो ग्राफ का सेक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये एक्स है, लीनियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ से अगर मैं देखूं तो ग्राफ में मैंने क्या बताया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाली कहानी है, तो यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट है, और यहाँ पे मतलब यही डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, तो ओपन क्लोज यहीं पे दिक्कत है। तो y इज इक्वल टू एक्स वाला ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूटी आ रही है,
यहाँ पे जो चेक करनी है, 0 पे हमको चेक करनी है, तो कर लेते हैं हम चेक। नाउ पहला केस हम चेक करते हैं इसमें, ठीक है। क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, फंक्शन का ग्राफ भी दिया है। इंस्पेक्शन इट सीम्स प्रूडेंट टू पार्टीशन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f into 3 disjoint subsets of the real line। तो देखो 3 सबसेट बन जाएंगे x बिलोंगिंग टू रियल नंबर r से, कहने का मतलब है, और x इज लेस देन 0। डोमेन 1 पहली तो ये हो जाएगी लेस देन 0 वाली, दूसरी एग्जैक्ट 0 पे जहां पे हमको दिक्कत है, और तीसरी क्या बनेगी, ग्रेटर देन 0 वाली। जो ये इनइक्वालिटीज भी आपको यही सिखा रही, इसलिए मैं बोल रहा था 11th आपने पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी मैंने पढ़ा है कि हर जगह जरूरत है। देखो इनइक्वालिटीज को आप ब्रेक करते थे तो ऐसे ही करते थे ना, ग्रेटर देन 0 वाला एक केस बन जाता था और एक इक्वल टू 0 वाला बन, तो वही डोमेन को मैंने ब्रेक कर दिया। अब केस 1 हम उठाते हैं जब लेस देन 0 है, यानी कि डोमेन 1 वी हैव fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको क्या दिया लेस देन 0 में, इट इज इजी टू सी दैट इट इज कंटिन्यूअस देयर। क्यों इट इज इजी टू सी देयर, ग्राफिकल मेथड से बता दो। पेन उठा ही नहीं मेरा, तो मतलब कंटिन्यूअस है। सेकंड केस में भी देखो कंटिन्यूअस है, वी हैव fx इक्वल टू एक्स एंड इट इज अगेन इजी टू सी दैट, पेन उठा ही नहीं मेरा। लेकिन देखो भाई अब 1 पे दिक्कत है, x इज इक्वल टू 0 पे हम कमेंट नहीं कर पाने, तो हम पॉइंट पे निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज f ऑफ 0 डालोगे 0 आ जाएगी वैल्यू। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वाली लिमिट क्या है ये, तो जब इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा x से, और x को 0 डालोगे तो 0 आ रही वैल्यू, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो x टेंड करेगा -0 की तरफ, तो -0 की तरफ टेंड करेगा, यानी कि लेस देन 0 की तरफ, तो x स्क्वायर आएगी वैल्यू, तो x स्क्वायर लिख दोगे। अब वैल्यू डालोगे एट दैट पॉइंट 0, तो 0 आ गई, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई मेरी 0। अब राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो x टेंड 0 टेंड मतलब x टेंड करेगा 0 के पॉजिटिव तरफ, तो 0 के पॉजिटिव तरफ टेंड करेगा, यानी कि x ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x फंक्शन की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा y इज इक्वल टू x, और फिर फंक्शन की वैल्यू डालूंगा, तो 0 है तो अगेन 0। तो इससे क्या दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, f is continuous at 0. This means that f is continuous at every point in the domain, hence f is a continuous function. तो ग्राफ से भी आप देख सकते थे, कहीं पे पेन उठा ही नहीं। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं फिर ऐसे बना के ले जाऊं तो नहीं उठ रहा है पेन, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हम करे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने से वाला चैप्टर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखो रिकॉल करो, जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए नॉट है मतलब कांस्टेंट है, A1 ये ए सारे क्या है, कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट होते हैं, और x आएगा, x स्क्वायर आएगा, x क्यूब आएगा। जब बाइनोमियल थ्योरम वगैरह करते हैं ना तो ऐसे ही पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लिखते हैं। अब x की वैल्यू अगर 1 तक रखते हो तो क्या आता है, लीनियर आ जाती है इक्वेशन। अगर x यानी n की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, x की पावर n है तो n 1 है तो लीनियर, n मेरा 2 है तो क्वाड्रेटिक, n अगर मेरा 3 है तो क्यूबिक, 4 है n मेरा तो क्या आता है क्वाड, मतलब फोर्थ पावर किया जाती है, तो वो तो हमारे कंसर्न में नहीं है, हम जनरली क्यूबिक तक ही रुक जाते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अब आप देख सकते हो ये फंक्शन क्लियरली हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि आप कुछ ही वैल्यू x की रखोगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज ये देगा, इन्फिनिटी नहीं आ रही। डिफाइंड करने का मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं अगर करेगी, तो हम क्या कह सकते हैं, लेट px इज इक्वल टू pc, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू c, अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन px लिखे तो किसके बराबर आ जाएगा, p इज इक्वल टू c। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अगर x 0 भी आ गया तो भी हमको कांस्टेंट मिलेगा, ये हमको पता है, हम कांस्टेंट फंक्शन का ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता ही है, तो कांस्टेंट होगा। और ये भी हमने प्रूव कर दिया कंटिन्यूअस है, तो c इज अ रियल नंबर वेयर p इज कंटिन्यूअस एवरी रियल नंबर एंड हेंस p इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमको क्या पता चल गया कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। अब ये तो मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, अब ये सब चीजें आपको रटी होनी चाहिए। जब आपको रटी रहेगी ना तभी हम आगे की चीजें कर पाएंगे, क्योंकि जब डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन ही तब होगी जब हम आगे पढ़ेंगे, जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो आप बार बार निकाल नहीं सकते ना कंटिन्यूटी, तो फॉर सर्टेन फंक्शंस यू हैव टू लर्न दैट इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बताया था, तो साइन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो हमारे जैसे कि प्रीवियस सेशन मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा की जब भी बात होती है ना, तो अलजेब्रा मतलब होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहने का मतलब प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो जैसा कि हम अदर चीजों में पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा, वैसा ही इन द सेम मैनर एप्लीकेबल होगा हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन में। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसका अलजेब्रा काम करता है। सिंस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन
एट अ पॉइंट इज एंटायरली डिक्टेटेड बाय द लिमिट ऑफ द फंक्शन, जो कि हम देख के आए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन पूरा रोल प्ले करता है फॉर कंटिन्यूटी. सो इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स एनालॉगस टू द केस ऑफ द लिमिट्स. तो जैसा लिमिट्स में हम पढ़ते हैं ना, 11th में हम कर चुके हैं ये चीज, जो कि हम करेंगे आगे भी कवर. हमने 11th में अभी ये चीज में नहीं पहुंचे हैं, तो वहां पे भी सेम मैनर में हमने किया है. तो अगर सपोज एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट रियल नंबर सी, देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी. तो अगर कोई पॉइंट है सी, अगर फंक्शंस दोनों कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे, दैट इज सी पॉइंट, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, f into g will also be continuous and f by g will also be continuous provided g at c, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन g at c should not be equal to 0. तो क्या होगा, ये वाली चीज भी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी. सो दिस इज सिंपल अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. अगेन अब हम क्या देखते हैं, कुछ रिमार्क्स जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट हो, ताकि हमसे सिली मिस्टेक ना हो. एज अ स्पेशल केस ऑफ थ्री कहने का मतलब ये वाली, ठीक है. अबव थर्ड वाला जो है उसके बारे में बात हो रही है. तो अगर इफ फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, तो आप सपोज करो f डॉट जी वहां पे दिया हुआ है, कंटिन्यूअस होगा अगर f एंड g कंटिन्यूअस है. तो अगर fx की जगह लैम्डा आ जाए, कोई कांस्टेंट फॉर सम रियल नंबर लैम्डा, तो फंक्शन लैम्डा g भी डिफाइंड बाय लैम्डा gx इज इक्वल टू लैम्डा gx इज आल्सो कंटिन्यूअस. ठीक है. तो अगर कोई लैम्डा आ जाए, मतलब कि कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट कहने का मतलब रियल नंबर, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो इन पर्टिकुलर अगर लैम्डा को -1 निकालो, तो द कंटिन्यूटी ऑफ f इम्प्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ -f. यानी कि आप ये कह सकते हो लैम्डा -1 रख के कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन f है तो -f भी कंटिन्यूअस होगा. नेक्स्ट, एज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्थ क्या है, f बाई जी वाला केस. क्या है इसमें, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c है दोनों. तो क्या है, अब f इज कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू लैम्डा. अब सपोज कर लो fx लैम्डा के बराबर हो गया, देन द फंक्शंस लैम्डा बाय g डिटरमाइंड बाय लैम्डा gx इज इक्वल टू लैम्डा gx इज आल्सो कंटिन्यूअस वेयरएवर gx इज नॉट इक्वल टू 0. तो सिमिलर कि gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इन पर्टिकुलर द कंटिन्यूटी ऑफ g इंप्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ 1 बाय g. यानी कि अगर कोई फंक्शन g है जो कंटिन्यूअस है, तो 1 बाय g भी हमारा क्या होगा, इन जनरल कंटिन्यूअस होता है. So this was all about algebra. अब हम अगेन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं. तो प्रूव करना है हमको एवरी रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर हम इनफाइनाइट टाइम्स पढ़ चुके हैं. कैसे नंबर्स जो हमको p अपॉन q के फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, और जब हम p अपॉन q सॉल्व करेंगे तो हमको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, या ऐसी वैल्यू बनेगी जिसमें एक सर्टेन पैटर्न आ रहा होगा डेसिमल के बाद. और अगर ऐसा नहीं होगा तो इर्रेशनल नंबर होते हैं. तो देखो fx कैसे डिफाइंड होगा, px बाय qx. हम क्या पढ़ के आ चुके हैं कि अगर रैशनल नंबर हमको करना है तो नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि qx नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब भाई एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा है, अब भी मैं प्रीवियस प्रॉब्लम यही करवाई कि p एंड q अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो फॉर ऑल रियल नंबर्स फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स एट विच q इज 0. यानी कि नीचे वाला टर्म 0 होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, नॉनसेंस. तो अगर q नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारे प्रॉब्लम में डिफाइंड है, तो हमको क्या पता है f कंटिन्यूअस है एट ऑल रियल पॉइंट, g कंटिन्यूअस है, तो f बाई जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. तो हम लिख सकते हैं, वी कैन कोट दैट यूजिंग द थ्योरम 1, f इज कंटिन्यूअस बाय 4 ऑफ थ्योरम 1. तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो कैसे हम कंटिन्यूअस को बोल रहे हैं, बाय थ्योरम 1, और जो उसका लास्ट नीचे वाला पार्ट है दैट जिससे डिवाइड करना है वो किससे हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है, बाय थ्योरम 4, बाय फोर्थ पॉइंट ऑफ थ्योरम 1, दैट इज दिस पॉइंट, f बाय g इज कंटिन्यूअस. I hope it is clear to you. Now next question हम कर लेते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था. देखो साइन का बनाते हो तो क्या बनता है, 0 पे वैल्यू 0 आएगी, ऐसे 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 चलता है सांप की तरह. इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव भी बोल देते हैं हम फिजिक्स वाले इसको, कि साइनोसॉइडल वेव से ऐसे ऐसे चल रही है. तो वी यूज द फॉलोइंग फैक्ट. ठीक है, हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं we use the following facts, limit extending to, ये अब हम लिमिट वाला पार्ट है, तो आपको ये याद रखना है कि जब लिमिट हम डिस्कस भी करेंगे, x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x 1 होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x 1 होता है. तो ये वाला पार्ट क्या है, हम कर चुके हैं लिमिट वाले चैप्टर में. तो उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमको करना होता है. तो sin x से करोगे आप क्या आएगा,
डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा और x का करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्व होता है cos x बाय 1, तो फिर हम वैल्यू डाल देते हैं, तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1। तो इस तरीके से लिमिट सॉल्व होती है, लेकिन ये हम करेंगे अभी 11th। तो अभी के लिए आप ये रट लो। तो आप ये ऑब्जर्व करो दैट fx इक्वल टू sin x डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ये आपको दिख रहा है क्योंकि आप sin 0 डालोगे 0 आएगा, sin 90 डालते हो 1 आता है, बीच की वैल्यू डालोगे दैट इज 45 डिग्री, कितना आएगा 1/√2। सो लेट c बी अ रियल नंबर, पुट x इज इक्वल टू c प्लस h। यहाँ पे कहने का मतलब है जरा सा जो हम कर रहे थे ना 0 प्लस में जा रहे थे, वो छोटी सी क्वांटिटी है और हमको पता है छोटी सी क्वांटिटी वो टेंडिंग टू 0 होती है, यानी कि उसको प्लस करो या ना करो एक ही बात है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c फॉर fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c sin x के लिए, क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा sin x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x की जगह c प्लस h लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और h को करा दूंगा टेंडिंग टू 0। तो अगर x को टेंडिंग टू 0 कराओगे और इसमें क्या लगा दूं मैं sin a प्लस b, sin a प्लस b क्या होता है sin a cos b cos a sin b। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ sin c बन जाएगा cos h और h टेंडिंग टू 0 यानी cos 0 1, तो sin c आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है cos c और हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0 और sin h यानी कि sin 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये क्या पूरी टर्म को 0 बना देगा और यहाँ पे cos h 1 है, तो मेरा सॉल्व होके बन क्या जाएगा sin c, यानी कि अगेन फंक्शन के बराबर। तो यही तो हमको करना था, हमको क्या करना था प्रूफ करना था कि हर पॉइंट पे तो है रियल नंबर्स के लिए, दिक्कत कहाँ थी 0 वाले में थी। क्यों? क्योंकि 0 वाले में आप देख सकते हो ग्राफ में 0 वाले में नेचर चेंज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीजिंग था यहाँ डिक्रीजिंग, तो 0 पे हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड की लिमिट की वैल्यू भी क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो हमको क्या पता चल गया साइन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब होमवर्क के लिए आप कॉस भी निकालो, ठीक है, आप चेक करो, tan के लिए भी कर सकते हो आप, बहुत आसान है। डाउट होगा नीचे कमेंट करना। अब देखो एक और थ्योरम हम देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 2 जो है, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f ऑफ g, फॉग का मतलब होता है, इसको फॉग भी पढ़ते हैं, यानी कि f ऑफ gx, यानी का मतलब अगर fx आपका कोई फंक्शन है तो x की जगह आप gx रखोगे तब फॉग बनता है, और उल्टा करोगे तो गॉफ बनता है। तो गॉफ में क्या होगा g ऑफ fx बनेगा, यानी कि gx में आप x की वैल्यू जब fx रखोगे तो गॉफ बनेगा। इज डिफाइंड एट c देन एंड इफ g इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट c एंड इफ इज कंटीन्यूअस एट gc देन फॉग इज कंटीन्यूअस एट c। यानी कि अब कहने का मतलब है कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x दोनों डिफाइंड एट c पे तो आपका फॉग भी डिफाइंड होगा। तो अब ये इलस्ट्रेट हम कैसे करें, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल से। आप यहाँ पे कुछ भी देख लो, थ्योरी में कैलकुलस वाली जितनी भी चीज हैं आपको समझ में आने वाली है न्यूमेरिकल से। तो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हमको प्रूफ करना है। तो देखो एक फंक्शन मेरे को दिख रहा है क्या बन रहा है साइन एक्स, यानी कि इसको fx मान लो, और gx मेरे को क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। तो दोनों को आपको क्या प्रूफ कर दो कि साइन एक्स और hx, यहाँ पे मैंने gx की जगह hx ले लिया, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो हमारा फॉग भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फॉग लिखा ही ऐसे है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको फॉग को ब्रेक कैसे करना है। तो देखो हमने क्या लिखा, ऑब्जर्व द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, द फंक्शन f may be thought of as a composition of g of x, गॉफ बन गया, g ले लिया f की जगह, ऑफ द टू फंक्शन g and h वेयर gx को तो sin x बोल दिया और hx को x स्क्वायर बोल दिया। सिंस बोथ g and d आर कंटिन्यूअस, क्यों कंटिन्यूअस है, साइन अब भी हम प्रूव करके आए कि कंटिन्यूअस है, और x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ यानी कि ऑफ n इज इक्वल टू 2, ये भी कंटिन्यूअस हम प्रूव करके आए, तो क्या होगा गॉफ भी हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस केस में गो है। तो आप समझ रहे हो कि हर थ्योरम के अपने अपने यूज है। यहाँ पे मैंने कौन सा थ्योरम यूज किया, गॉफ वाला, कि हमने अगर दो फंक्शन है उनका गॉफ निकाले या फॉग निकाले तो भी क्या हमको मेंटेन रहेगी, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। सो द कंटिन्यूटी मीन्स द फंक्शंस बिहेव नाइसली, नो सडन सरप्राइजेस, नो सडन गैप्स, just a smooth mathematical journey from one point to another. With this, I conclude our first session of chapter 5, that is continuity and differentiability. अब अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ में पढ़ने हैं तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इसी पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।